हेलो एवरीवन, आज मैं किकस्टार्ट राउंड जी 2020 का एडिटोरियल बनाने जा रहा हूँ और अभी ये राउंड ख़त्म भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि लगभग 35 मिनट बचे हुए हैं। मैं इसको आई गेस 1 घंटे पहले ख़त्म कर चुका था और ये एक्चुअली इजी था क्योंकि मतलब मैं 1 घंटा 10 मिनट में राउंड करने के बावजूद 37 रैंक थी, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी लोग ने मुझसे भी जल्दी कर लिया। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो राउंड इजी था, दूसरा मैं एक बार ये वीडियो बना चुका हूँ। एक्चुअली मैं माइक म्यूट कर रखा था, मैं पूरी वीडियो बना दी है बिना माइक को अनम्यूट किए, तो अब मुझे ये दोबारा बनानी पड़ गई है। तो क्योंकि राउंड इजी था प्लस ये चीज़, तो ये सब मिला के मैं इसको अब वीडियो को मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा। बट आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि उतना टफ नहीं था। तो ठीक है, प्रॉब्लम ए का स्टेटमेंट मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मेनली हमारे पास कुछ टेस्ट केसेस हैं। हर टेस्ट केस में हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है और हमें बताना है कि कितनी सब स्ट्रिंग्स ऐसी हैं इसकी जो स्टार्ट पे ख़त्म हो रही हैं और किक पे शुरू हो रही हैं। तो जैसे इस वाले एग्जांपल में आंसर 3 है। तो यहाँ पे मेन आइडिया ये है कि मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूँगा स्ट्रिंग पे, और जितनी बार मुझे स्टार्ट मिलता जाएगा मैं एक काउंटर को इंक्रीज़ करता रहूँगा, और जब भी मुझे किक मिलेगा तब मैं जितना भी मेरा स्टार्ट वाला काउंटर था उतना आंसर मैं ऐड कर दूँगी। और सिर्फ इतना ही था यहाँ पे कि मैंने एक रिवर्स लूप चलाया, और जब भी मुझे स्टार्ट मिला तो मैंने काउंटर को इंक्रीज़ किया, और जब भी किक मिला तब मैंने आंसर में काउंटर को ऐड कर दिया और फिर आंसर को प्रिंट कर दिया। तो बस यही करना था इसमें। तो ये काफ़ी ईजी था। आई थिंक अधिकतर लोगों ने कर लिया, 71% लोगों ने कर लिया इसको, और अभी टाइम बचा भी है तो कुछ लोग और कर लेंगे। फिर हम आते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स पे। मैक्सिमम पॉइंट्स, ये जो प्रॉब्लम है ये आई थिंक मुझे ए से भी ज़्यादा ईजी लगा। इसमें एक मैट्रिक्स है, हर मैट्रिक्स के हर सेल पे कुछ कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं, और आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और या तो i+1 j+1 पे जा सकते हैं या फिर i-1 j-1 पे जा सकते हैं। और हमें बस ये बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों मूव्स हमें एक ही डायगोनल में कन्फाइंड रख रहे हैं। तो बस हमें मैक्सिमम सम वाली डायगोनल चाहिए, और इस तरह वाली डायगोनल्स, मतलब कि जैसे एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम सम वाली होगी, जैसे इस वाले प्रॉब्लम में ये वाली डायगोनल का मैक्सिमम सम है 9, तो आंसर 9 है, हमें वो प्रिंट करना है। तो मैंने एक मैप ले लिया, और मैप में मैं स्टोर करूँगा हर डायगोनल के लिए कि उसमें कितना सम। अब मैं एक डायगोनल को एक यूनिक इंटीजर से कैसे डिफाइन करूँ, तो बस i-j की जो वैल्यू होती है वो पूरे डायगोनल में सेम रहती है। जैसे यहाँ पे i-j 0 है तो ये पूरे डायगोनल में सेम है, यहाँ पे i-j 1 है तो ये पूरे में सेम है, इस तरह। तो मैंने बस एक मैप में स्टोर कर लिया, मैप ऑफ i-j में ऐड कर दिया इस एलिमेंट को, और मैक्सिमम जो भी डायगोनल का सम है वो मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये दोनों तो इजी प्रॉब्लम्स थे। अब इस पे आते हैं कॉम्बिनेशन लॉक में। तो कॉम्बिनेशन लॉक, ओके सॉरी मैं मर्ज कार्ड्स पे आ गया। हाँ, तो ये है कॉम्बिनेशन लॉक। थर्ड प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन लॉक। ये एक्चुअली थोड़ी मुश्किल थी, केवल 7% लोगों ने करी है अभी तक, बट दूसरे किकस्टार्ट राउंड्स की कंपैरिजन में ये भी काफ़ी इजी थी। तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन लॉक है जिसमें W व्हील्स हैं, और हर व्हील पे 1 से n तक नंबर्स लिखे हुए हैं। तो मैं रोटेट कर सकता हूँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 2, 3 से 1, ऐसे कुछ भी कर सकता हूँ, और n से 1, 1 से n, तो ये कर सकता हूँ। और इनिशियल मुझे कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है कि हर व्हील पे क्या क्या नंबर है, और मुझे क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में सारे व्हील्स को इक्वल लाना है। तो टेस्ट केस 1, तो टेस्ट सेट 1 जो है ये तो काफ़ी ईजी है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि बस हर वैल्यू पे चेक कर सकता हूँ कि अगर इस वैल्यू पे लाना होता मुझे सारे व्हील्स को, तो मुझे कितना लगता, कितनी मूव्स लगती है उसका मिनिमम ले लेता। तो इससे टेस्ट सेट 1 सॉल्व हो जाता। टेस्ट सेट 2 भी इजी है। टेस्ट सेट 2 में बस ये ऑब्जर्वेशन है कि जिस नंबर पे हम फाइनली लाएंगे सारे व्हील्स को, वो कोई ऐसा व्हील होगा जहाँ पे इनिशियली एटलीस्ट वो कोई ऐसा नंबर हो जिसमें एटलीस्ट एक व्हील हो ऑलरेडी।
तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इक्वल नंबर ऑफ व्हील्स हो, मतलब लेफ्ट और राइट में इस तरह कह रहा हूँ कि लेफ्ट रोटेट करके जो पहुंचे, राइट रोटेट करके जो पहुंचे, तो इक्वल नंबर ऑफ होने चाहिए व्हील्स, क्योंकि अगर इक्वल नहीं हुए तो जिस साइड ज़्यादा होंगे उस साइड अपने आंसर वाले नंबर को शिफ्ट करने से हमें एक बेटर आंसर मिल जाए, तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसलिए जो इनपुट में जो पॉइंट्स पे व्हील है खाली उन्हीं पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये भी डब्ल्यू स्क्वायर में हो जाएगा और टेस्टेड 2 भी सॉल्व हो जाएगा। अब टेस्टेड 3 थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर नहीं चलेगा, तो इसको हमें किसी तरह लीनियर में या डब्ल्यू लॉग डब्ल्यू या इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मेनली क्या किया कि मैंने 2 डेक्स रखे। ओके, मुझे थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी इस वाले क्वेश्चन में, इसलिए कुछ पार्ट कमेंटेड है जो मैं पहले लिखा था, फिर मैंने फाइनली हटा दिया क्योंकि जब वो दिक्कत कर रहा था। तो एनीवे यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 डेक रखे और एक डेक में वो सारे नंबर्स हैं जो जिनको रोटेट करके इंक्रीज करके आंसर तक पहुंचाना है, और एक डेक में वो सारे नंबर्स हैं जिनको रोटेट करके डिक्रीज करके आंसर तक पहुंचाना है। और ताकि हर नंबर सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज हो और मतलब n का चक्कर लगा के ना आना पड़े वापस, तो इसलिए मैंने हर नंबर की पहले तो मैंने जो इनपुट थी उसको पूरा सॉर्ट कर लिया और फिर हर नंबर की 3 कॉपीज बना ली। तो ये कुछ इस तरह का है कि हाँ ओके, यहाँ पे मैंने पहले लिख रखा है कि जैसे अगर 1 to 4 होता, अगर मेरे पास इनपुट 1 to 4 होती सिर्फ और n इक्वल टू 6 होता, जैसे n इक्वल टू 6 होता और इनपुट होती 1 to 4, सिर्फ 1 to 4 होती, तो ऑब्वियसली w इक्वल टू 3 होता। तो मैं क्या करता कि इनफैक्ट 1 to 4 नहीं, अगर 1 4 2 भी होता तो अभी पहले तो मैं इनको सॉर्ट करके 1 to 4 बना लेता, पहले तो सॉर्ट करके मैं 1 to 4 बना लेता, उसके बाद उनकी 3 कॉपीज रख लेता। तो ये 3 कॉपीज हैं मेनली, ये मैंने लिखा 1 2 4, उसके बाद 6 plus 1 2 plus 6 plus 2 और 6 plus 4, उसके बाद 12 plus 1 12 plus 2 और 12 plus 4। तो यही चीज़ मैंने ऐसे लिख रखी है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि मैं केवल अब बीच वाली वैल्यूज़ पे चेक करूँगा कि मुझे 7 8 या 10 लाना है और इन पे मैं चेक करूँगा। और अब मुझे कभी भी n से घूम के नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कम से आ रहे हैं वो सब लेफ्ट से आ जाएंगे और जितने भी मतलब ज़्यादा से कम होके आ रहे हैं वो सब राइट में आ जाएंगे। तो बस इसी के लिए मैंने ये 2 डेक्स मेंटेन किए हैं और इनमें मैं स्टोर करूँगा कि कौन से वाले कम से बढ़ के आ रहे हैं, कौन से वाले ज़्यादा से घट के आ रहे हैं, और जिनका जो नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड है वो n/2 की रेंज में, मतलब n/2 से ज़्यादा नहीं है, उन सबको मैं इन डेक्स में रखूँगा, करस्पॉन्डिंग डेक्स में। तो हर वैल्यू दोनों में से किसी एक डेक में होगी हमेशा। और इस तरह मेरे पास डेक में है कि मतलब कौन से घट के आ रहे हैं, कौन से बढ़ के आ रहे हैं, और डेक के साथ साथ मैं डेक के एलिमेंट्स का सम भी स्टोर कर रहा हूँ। तो एक सिंपल से फॉर्मूले से, जो कि आप अगर पेन पेपर पे लिख के देखें तो आप फिगर आउट कर लेंगे कि क्या करना है, कि जितने भी ज़्यादा वाले हैं उनमें से करंट वाले को घटाना है, जितने भी कम वाले हैं उनमें से करंट उसको मतलब करंट वालों से घटाना है। तो मेनली वही चीज़ करी है यहाँ पे, और इसको आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बस थोड़ी सी ये डेक वाली इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी मुश्किल थी कि किसको पुश करना है, किसको पॉप करना है, वगैरह वगैरह। तो बस वही मेन आइडिया है कि जब n/2 से ज़्यादा हो जा रहे हैं नंबर ऑफ मूव्स तो उसको पॉप कर देते हैं स्मॉल वाले में से, और जब n/2 से कम रह जा रहे हैं नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड तो उसको बड़े वाले में पुश करते जाएंगे। तो इसलिए मैंने डेक का यूज़ किया, क्योंकि दोनों साइड से पुशिंग और पॉपिंग की ज़रूरत है यहाँ पे।
आई थिंक नॉर्मल क्यू से भी हो जाता काम, बट मैंने डेक ले लिया बिकॉज कोई इसका नुकसान तो था नहीं। ओके, फाइनली मर्ज कार्ड्स। तो अगर जिन लोगों ने हेडकोडेड डीबी कॉन्टेस्ट सॉल्व किया होगा, जैसा कि मैंने बोला था चैनल शुरू होने पर भी, और मैं उसके सोल्यूशन बना भी रहा हूँ, तो जिन्होंने अगर देखा होगा, एटलीस्ट प्रॉब्लम एन का जिन्होंने देखा हो, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिमिलर लगी होगी, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रहा है। जो स्लाइम वाला प्रॉब्लम था हेडकोडेड डीबी कॉन्टेस्ट का, प्रॉब्लम एन, एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है, बस उस प्रॉब्लम में हमें मैक्सिमम स्कोर चाहिए था, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्व भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे। वहाँ पे मैंने क्या किया था कि जो पूरा गेम हुआ उसकी, मान लीजिए कि पूरी गेम की एक वीडियो बना ली। फिर जब वीडियो को हम रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स ऑर्डर में प्ले करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा कि इंस्टेड ऑफ मर्जिंग कार्ड्स, वो कार्ड्स को स्प्लिट कर रहा है दो पार्ट्स में। तो इसमें भी हम वही करेंगे कि हम स्प्लिट करेंगे। और यहाँ पे मेरा कंजेक्चर ये था कि हर जो पार्टीशन या हर जो स्प्लिट है वो इक्वी प्रोबेबल होगा। और ऐसा क्यों होगा? ये सिमेट्री की वजह से है। और अगर इस पर यकीन ना हो रहा हो तो पेन पेपर पे आप लोग 4 कार्ड्स का एक गेम बना के उसको हर तरह से मर्ज करके देख भी सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इक्वली आएगी। ओके, तो ओके ओके तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जिस तरह हमने हेडकोडेड डीबी कॉन्टेस्ट वाले प्रॉब्लम एम को सॉल्व किया था, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम एन को जिस तरह सॉल्व किया था, बिल्कुल वही चीज़ करी यहाँ पे। बट वो सोल्यूशन एन क्यूब टाइम में चलता है, यहाँ पे हमें एन स्क्वायर में चलाना था। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑप्टिमाइजेशन कर रखी हैं। तो पहले मैं उनको हटा के बताता हूँ कि क्या था कोड। ये सब एक्चुअली मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाया था तब लिखा था, बट मैं एक्चुअली अपना माइक म्यूट करना, मैंने एक्चुअली माइक म्यूट कर रखा था, तो मैं उसी को यूज़ कर ले रहा हूँ। ओके, हाँ, तो ये है एन क्यूब वाला कोड जो सब ऑप्टिमल है लेकिन सही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरेली डीपी ऑफ जिसमें डीपी ऑफ एल आर में आंसर स्टोर हो रहा है एल से आर तक के लिए। तो ऑब्वियसली फाइनल आंसर होगा डीपी ऑफ 0 to n-1, मतलब कि पूरी गिवन इनपुट के लिए। और एक और एरे रखी सम ऑफ एन एन, जिसमें सम ऑफ एल आर में एल से आर तक का सम यूज हो रहा है, जिसकी जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो मतलब ठीक है, प्रॉब्लम एन का एडिटोरियल देख लीजिए, टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें भी बिल्कुल यही किया था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था क्यों करना है। और इनिशियल कंडीशंस ये हैं कि जो डीपी ऑफ एल एल होगा वो 0 होगा, और सम ऑफ आई आई इक्वल टू जो भी आई एलिमेंट है वो। अब इंक्रीजिंग बिट्स के ऑर्डर में लूप चलाएंगे, क्योंकि वही ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ पे रिकर्सिव नहीं कर सकते हैं। रिकर्सिव इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि हमें फर्दर ऑप्टिमाइजेशंस लगाने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे इटरेटिव ही करना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन हमें चाहिए इंक्रीजिंग बिट्स के ऑर्डर में। तो जो विड्थ 1 थी उसको तो हम इनिशियल कंडीशन ले चुके हैं, इसलिए हमें विड्थ 2 से लेकर विड्थ n तक चलाना है। और अब मैं एक स्लाइडिंग विंडो ले रहा हूँ w विड्थ की, और उसको मूव करते जा रहा हूँ। अब मेरे पास क्या है कि पहले तो मुझे सम ऑफ एल आर स्टोर करना है। तो सम ऑफ एल आर तो ऑब्वियसली सम ऑफ एल एल प्लस सम ऑफ एल प्लस 1 आर होगा, क्योंकि सम ऑफ एल प्लस 1 आर में पहले से कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो उसमें बस एक एलिमेंट को ऐड कर दिया। ये भी एक्चुअली मैं ये सब एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ हेडकोडेड डीबी कॉन्टेस्ट वाले प्रॉब्लम एन में। अब मुझे डीबी ऑफ एल आर की वैल्यू चाहिए, उसको मैंने पहले 0 असाइन किया। फिर जहाँ जहाँ भी स्प्लिट कर सकते हैं हर पॉसिबल स्प्लिटिंग पॉइंट को कंसीडर किया, और हर पॉइंट पे जो आंसर होना चाहिए था उसको मैंने ऐड कर दिया। और क्योंकि सब इक्वी प्रोबेबल है, इसलिए एंड में w-1 मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया। एक्चुअली मैं हर में w-1 डिवाइड करके चल सकता था, मतलब ऐसा कुछ मैं कर सकता था। और यहाँ पे मैं कर ये रहा हूँ कि
जो क्योंकि हर पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी 1/w-1 है, क्योंकि w-1 टोटल पार्टीशन है, तो क्योंकि मैं सब में w-1 डिवाइड कर रहा हूँ तो उसको मैंने बाद में अलग से ही कर लिया इस तरह। अब एक और ख़ास चीज़ है कि हर बार सम ऑफ LR में ऐड कर रहा हूँ w-1 बार, तो उसको मैं अलग से भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं w-1 बार ऐड कर सकता हूँ सम ऑफ LR। ओके, अब बस ये पार्ट बचा जो n क्यूब बना रहा है हमारे सोल्यूशन। तो अगर इसको मैं n क्यूब की जगह n स्क्वायर कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड क्या कर रहे हैं, वो अगर हम एक बार लिखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्रीफिक्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं dp ऑफ LL प्लस dp ऑफ LL प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस dp ऑफ LR माइनस 1। इस वाले टर्म की वजह से ये सब ऐड हो रहा है। और अब देखते हैं कि इस वाले टर्म की वजह से क्या क्या ऐड हो रहा है। ये ऐड हो रहा है dp ऑफ L dp of L plus 1R plus dp of L plus 2R plus dot 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 plus dp of RR। तो मुझे बस एक तरह का प्रीफिक्स सम और पोस्ट फिक्स सम, ये दोनों चीज़ें चाहिए, और उनको मैं अगर मेंटेन कर लूँ तो इसको मैं स्पीड अप कर सकता हूँ। तो मुझे ये चाहिए, एक चाहिए प्रीफिक्स सम और एक चाहिए पोस्ट फिक्स सम, और उनके लिए भी इनिशियल कंडीशंस यही है कि वो 0 होंगी। और जिस तरह मैं dp ऑफ सम को मेंटेन कर रहा हूँ साथ में इनको भी मेंटेन कर सकता हूँ, नेमली प्रीफिक्स ऑफ LR इक्वल टू हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ LR माइनस 1 प्लस dp ऑफ LR। उसी तरह मैं पोस्ट फिक्स को भी मेंटेन कर सकता हूँ। पोस्ट फिक्स ऑफ LR हो जाएगा पोस्ट फिक्स सम ऑफ L प्लस 1R प्लस dp ऑफ LR। इस तरह मैं ये दोनों चीज़ें मेंटेन कर सकता हूँ, और अब मैं इन दोनों की मदद से अपने ट्रांजिशन को स्पीड अप कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा dp ऑफ LR प्लस इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ LR माइनस 1 प्लस पोस्ट फिक्स ऑफ L प्लस 1R। इस तरह मैंने ये चीज़ स्पीड अप कर ली। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं पूरा हटा सकता हूँ। और ये बचा मेरा कोड, और मैंने आई थिंक एग्जैक्टली यही सबमिट किया था। यप, मैंने एग्जैक्टली यही सबमिट किया था, और अब ये फाइनली n स्क्वायर हो गया और ये एक्सेप्टेबल है, और इसको सबमिट करने पे करेक्ट आंसर आ गया। तो इस राउंड के एडिटोरियल्स के लिए इतना ही। मैं आई थिंक मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे प्रॉब्लम्स, जबकि मैं एक्चुअली पिछली वाली वीडियो में मैंने इससे भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट वो माइक म्यूट हो गया, मुझे थोड़ी देर भी हो रही है, मुझे और भी काम है। और मैं चैनल पे जो भी राउंड्स में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ यूजुअली मैं सबके एडिटोरियल्स बनाता हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।